हेलो एंड वेलकम। मैं कौशल किशोर आप सभी का स्वागत करता हूं A to Z कोचिंग के इस ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि मित्रों, दोस्तों, साथियों, माता एवं बहनों, मेरे जितने भी हैं व्यूअर्स, मैं सभी को पहले तहे दिल से नमस्कार करना चाहता हूं। और सभी को मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, उसके लिए बेहद खेद है, लेकिन अब प्रयास किया जाएगा कि वीडियो आए। चूँकि कुछ समस्या रहते हैं, कुछ परेशानियाँ रहती है, उस परेशानियों से लड़ के जीवन को जीना पड़ता है और इसी को जीवन कहते हैं हम। और अभी हमारा ऑफलाइन क्लास जो बिहार के मधेपुरा ज़िले अंतर्गत चल रहा है, उसमें हमारी टीम पूरी तरह बिजी है। तब पर भी मैं प्रयास करता हूँ बीच बीच में वीडियो लाऊं और अब आपको डेली लगभग वीडियो देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी जो मेरा ऑफलाइन क्लास हो रहा है, उस क्लास को ऑफलाइन क्लास में जो टेस्ट लिया जाता है, उसी टेस्ट को मैं ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से या टेस्ट लगाने के माध्यम से आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो भी छात्रों, ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को सबसे पहले अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करें, लाइक्स करें और कमेंट ज़रूर करें। और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में। थोड़ा सा आपका प्यार मिला तो ज़रूर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मित्रों, दोस्तों, आप लोग जान रहे होंगे कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शिक्षा से रिलेटेड चीज़ों को। हम ज़्यादा समय न लेते हुए सीधी मैटर पे आते हैं। आज जो हमारा टेस्ट हुआ था, देख रहे हैं, ये टेस्ट जो है, ये टेस्ट लिया गया था A to Z कोचिंग मधेपुरा के द्वारा। देख रहे हैं, आज इस टेस्ट को हमारे ऑफलाइन क्लास में लिया गया था। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, यदि दूर हैं तो ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम उसी टेस्ट का डिस्कशन करने के लिए आए हैं और 45 नंबर से जिस प्रकार गणित शिक्षण के सवाल हैं उसको मैं डिस्कस करता हूं। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार है कि गणित शिक्षण के बाद छात्रों से मौखिक कार्य करवाने से क्या लाभ होता है। छात्रों से हम मौखिक कार्य क्यों करवाते हैं? मौखिक कार्य कहते किसको है? वैसे कार्य जो मुँह से करवाए जाते हैं, जिनमें हम लोग किताबों का सहारा नहीं लेते हैं, उसे मौखिक कार्य कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास देकर रखे हैं। इससे बालक परस्पर नकल नहीं कर पाते, इससे शिक्षार्थियों का मूल्यांकन हो जाता है, इससे शिक्षार्थी गृह कार्य से मुक्त हो जाते हैं और उपरोक्त में से सभी, ठीक है ना। आपको इसमें से सही आंसर चूज करना है। जो मेरे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं वो भी इसमें चूज कर सकते हैं, एक आंसर चूज कर लें, है ना। आशा करते हैं अभी तक आप लोगों ने आंसर चूज कर लिया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले इसके राइट आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा क्या? देखिएगा, मौखिक कार्य, जब शिक्षक क्लास में मौखिक प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, तो प्रश्न पूछने से एक फायदा तो होता है कि छात्र नकल नहीं कर पाते, ये बात तो सच है। लेकिन क्या ये सोच के हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं क्लास में कि छात्र नकल न कर पाए? हमारा ये उद्देश्य कतई नहीं होता है प्रश्न पूछने का कि छात्र नकल न कर पाए। हमारे द्वारा कक्षा में पूछे गए प्रश्न का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि हम प्रश्न पूछने के दौरान ही छात्रों का मूल्यांकन कर लेते हैं। मूल्यांकन, यहाँ पर शब्द आया है मूल्यांकन। इसका राइट आंसर ये होगा मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्य का अंकन, यानी ये मूल्यांकन किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा मित्रों, दोस्तों, मूल्यांकन मतलब बच्चों के विकास का मूल्यांकन। बच्चों के विकास का मूल्यांकन, बच्चा कितना विकसित हुआ है, इस चीज़ का मूल्यांकन। यहाँ मूल्यांकन का ये अर्थ है। तो हम बच्चों को जब मौखिक कार्य करते हैं क्लास में बच्चों के साथ, तो मौखिक कार्य कराने का हमारा उद्देश्य होता है कि उसका मूल्यांकन हो जाए, मूल्यांकन साथ साथ हो जाए। क्योंकि प्रश्न पूछने के दौरान ही हमें ये भी पता चलता है कि बच्चा कितना सीखा है, कितना नहीं। टाइम कम है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 है कि गणित एक शुद्ध एवं डैश विषय है। गणित एक शुद्ध एवं डैश विषय है। आपके पास 4 ऑप्शन है ना। देख रहे हैं आप लोग मित्रों, देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन है आपके पास। वास्तविक, सत्य, काल्पनिक, इनमें से कोई नहीं। लगाएंगे जल्दी से सोचकर। तो इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर को हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि गणित क्या है? यह सत्य विषय, शुद्ध एवं सत्य। शुद्ध एवं सत्य कहने का मतलब, अब जैसे गणित में 2 + 2 को यदि जोड़ेंगे तो 4 होगा। यह 100% क्या है? ये बात मित्रों 100% सत्य है। शुद्ध क्यों है?
क्योंकि इसके जितने भी नियम, सूत्र, सिद्धांत होते हैं इसमें कोई भी गलती देखने को नहीं मिलती। शुद्धता की गारंटी लेती है गणित की जितने भी नियम, सूत्र होते हैं। इसीलिए गणित को शुद्ध एवं सत्य विषय कहा गया। वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि गणित में जितने भी नियम होते हैं ना वो वास्तविक नहीं, काल्पनिक होते हैं। आप समझिए, जैसे कहा, आप क्वेश्चन कहा कि एक दुकानदार है, एक दुकानदार है ना, 10 रुपया के दर से 10 रुपया है ना, ध्यान दीजिएगा, 10 रुपये प्रति फल के दर से क्या करता है, फल खरीदता है। तो क्वेश्चन यदि आपसे पूछा गया कि एक दुकानदार 10 रुपये प्रति फल की दर से फल खरीदता है, तो क्या सच में कोई दुकानदार है, क्या उसने सच में फल खरीदा? मतलब गणित के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी नियम, सूत्र होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, वो सभी काल्पनिक होते हैं, है ना। हमको मान लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर सी में क्या कह के रहा है, काल्पनिक नहीं है। लेकिन काल्पनिक तो है, गणित सत्य विषय है, इसीलिए ये जवाब नहीं होगा इसका, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना निर्माण आवश्यक है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर पाठ योजना होना चाहिए। गणित शिक्षण में पाठ योजना निर्माण क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन देख लिए हैं हम लोग, ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिएगा, इससे विषय वस्तु का गहन अध्ययन कराया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सच है, ये सच है। इससे अवकाश का सदुपयोग करने की योग्यता का विकास होता है। सबसे पहले ये जानिए कि पाठ योजना होती क्या है, और तीसरा ऑप्शन भी देख ही लेते हैं, तब देखेंगे। इससे विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से कराया जा सकता है। उपरोक्त में से सभी आंसर लगाएंगे। पाठ योजना, गणित शिक्षा में पाठ योजना बनाने का क्या उद्देश्य है? क्वेश्चन ये कर रहा है। 4 ऑप्शन है, लगाइए, जल्दी से लगाइए, ज़्यादा विलंब ना करें मित्रों, समय हमारे पास कम है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्यों? देखिएगा, जब हम पाठ योजना बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, तो इसके लिए हमें किन चरणों से गुजरना पड़ता है? सबसे पहला चरण होता है, उस चरण को, पहला चरण जो होता है उस चरण को क्या कहते हैं हम लोग? पाठ योजना बनाने का। पाठ योजना, पाठ योजना बनाने का पहला चरण होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रस्तावना। दूसरा चरण होता है उद्देश्य कथन, दूसरा चरण होता है उद्देश्य कथन। तीसरा चरण होता है प्रस्तुतिकरण। चौथा चरण होता है प्रश्न, अर्थबोध प्रश्न। और पांचवा और अंतिम चरण होता है गृह कार्य। जब हम लोग पाठ योजना बनाते हैं तो पाठ योजना, लेसन प्लान बनाने के लिए हमें इतने चरणों से गुजरना पड़ता है। हम पहले प्रस्तावना करते हैं, यानी बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछकर उसे बताते हैं कि हमारे पाठ पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से ये पाठ पढ़ रहे हैं। और जब उद्देश्य बता देते हैं तब उस पाठ का प्रस्तुतिकरण करते हैं। और प्रस्तुतिकरण मतलब पढ़ाना शुरू करते हैं विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से। और जब प्रस्तुतिकरण कर देते हैं तब जब पढ़ाया हुआ हो गया तब उससे प्रश्न पूछते हैं। और जब प्रश्न पूछा हो गया तब गृह कार्य देते हैं। तो ये सभी देने का हमारा उद्देश्य क्या है? तो इससे विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से, देख रहे हैं ना, पहले ये करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये, एकदम सुव्यवस्थित ढंग से पाठ योजना बनाने का उद्देश्य ही है कि इससे विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। गणित समझने की प्रकृति कैसे होती है? ये एकदम इजी क्वेश्चन है मित्रों, इसमें ज़्यादा समय न लगाइएगा, एकदम राइट आंसर एकदम लेकर चलिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणित समझने की प्रकृति एकदम लगाइए तुरंत, तार्किक होती है। राइट आंसर क्या होगा? तार्किक। चलिए अगला देखते हैं, अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि क्या है? अनु मतलब होता है, देखिएगा मित्रों, अन्वेषण, अन्वेषण देखिएगा, अन्वेषण मतलब होता है छोटे छोटे खंडों, भागों को
खोजना, छोटे छोटे खंडों भागों को खोजना ही क्या कहलाता है? अनुवेशन। अनु मतलब छोटा, वेशन मतलब पता लगाना। तो इसमें शिक्षक का कोई कार्य नहीं होता। अन्वेषण विधि को ही हम लोग ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है ना, शिक्षक का कोई योगदान नहीं होता, इसमें शिक्षक कुछ नहीं करते। इसमें जितना भी कुछ करते हैं वो कौन करते हैं? छात्र करते हैं। सब कुछ छात्र के द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए अन्वेषण विधि किस प्रकार की विधि है? तो यह स्वयं सीखने की विधि है। इसमें बच्चा सब कुछ क्या करता है? स्वयं सीखता है। इसीलिए अन्वेषण विधि को क्या कहते हैं? स्वयं शिक्षण की विधि कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अगला है गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 51, जल्दी लगाइएगा। गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? गणित पढ़ाने का हमारा प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्यों हम गणित पढ़ाते हैं बच्चे को? देखिएगा, गणित पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन हमारे पास, पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, यह गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षार्थियों में सहयोग और सहचर का विकास करना, यह हमारा उद्देश्य है? बिल्कुल नहीं। क्या ऐसा उद्देश्य है हमारा कि शिक्षार्थियों में सहयोग और सहचर का विकास करना? बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थियों में तर्कपूर्ण ढंग से सोचने का विकास करना। गणित पढ़ाने का उद्देश्य होता है कि इसमें बच्चे क्या करते हैं? तर्कपूर्ण ढंग से सोच सकते हैं। किस ढंग से सोचते हैं? तो गणित में बच्चे क्या करते हैं? तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति का विकास होता है मित्रों। कैसा विकास होता है? तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति का विकास होता है गणित में। इसीलिए राइट आंसर ही होगा, क्योंकि गणित तर्क का है। इसमें सहयोग सहचर की बात होगी, तो सहयोग सहचर किस में होता है? तो ये होता है पर्यावरण में। किस में होता है? ध्यान दीजिए, पर्यावरण में, है ना। ये पर्यावरण में होता है मित्रों, ठीक है ना। पाठ्यक्रम में संशोधन, पढ़ाने का उद्देश्य संशोधन से तो नहीं होगा, क्योंकि संशोधन करना किसका काम है? तो वह पाठ्यक्रम निर्माण समिति का। रटने की शक्ति का विकास करना, रटना इत्यादि यदि दिया रहेगा तो रटना इत्यादि इसका रॉन्ग आंसर होगा। ये राइट आंसर इसका नहीं होगा मित्रों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हमारे पास समय भी कम है और हमको आगे भी बढ़ना है। गणित संग्रहालय, संग्रहालय समझ रहे हैं? संग्रहालय को इंग्लिश में म्यूजियम कहते हैं। हम म्यूजियम क्यों ले जाते हैं बच्चे को? ध्यान दीजिएगा, म्यूजियम ले जाकर हम बच्चे को कोई चीज़ें सामने प्रत्यक्ष दिखाते हैं, और जिन चीज़ों को हम प्रत्यक्ष दिखाते हैं, प्रत्यक्ष चीज़ों को ही हम लोग सजीव कहते हैं, और प्रत्येक चीज़ों को ही हम लोग रोचक कहते हैं। क्योंकि जो चीज़ हम सामने दिखाएंगे ना, बच्चे को इंटरेस्टिंग लगता है, रोचक लगता है। तो गणित संग्रहालय, जहाँ पर गणित की चीज़ें रखी जाती हो, जैसे विभिन्न सारे गणितज्ञ, जैसे आर्यभट्ट, रामानुजाचार्य, श्रीधर इत्यादि विभिन्न गणितज्ञों की वहाँ पर जीवनियाँ लिखी रहती है। गणित के आविष्कार, सूत्र, ये सब जो दिए गए हैं सब लिखे रहते हैं, तो इसको बच्चा सजीव देखता है। यहाँ सजीव कहने का मतलब वो सजीव नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये जो सजीव आप देख रहे हैं, ये सजीव वो सजीव नहीं है जो वृद्धि प्रजनन करता है। यहाँ सजीव मतलब प्रत्यक्ष। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? एकदम बिना घबराए हुए इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी और सी, ए और बी दोनों। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है समय चार्ट में। समय चार्ट में क्या दर्शाते हैं? पहला ऑप्शन देख लीजिएगा, वृत्त का आंकड़ों के आधार पर भागों में विभाजित किया जाता है। वृत्त को आंकड़ों के आधार पर भाग, जब वृत्त को आंकड़ों के आधार पर भागों में विभाजित किया जाता है। अगला देखेंगे, अगला है आपके पास घटनाओं को कालक्रम में दर्शाया जाता है ना। उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी लगाइएगा आंसर, ठीक ना। तो देखिएगा मित्रों, इसका राइट आंसर जो दोस्तों हमारा हो जाएगा वो राइट आंसर होगा बी, क्योंकि वृत्त के माध्यम से यदि हम घटना को दर्शाते हैं, जैसे मैंने कहा ये वृत्त है, ये टोटल 100% को दर्शाता है। मैंने कहा ये है आपका, ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये है आपका 90%, ये है क्या 10%, है ना। ये कालक्रम नहीं हुआ, ये आंकड़ा हुआ। वृत्त चित्र जिसको कहते हैं, वृत्त चित्र में आंकड़ा दर्शाए जाते हैं, जबकि समय चार्ट में जो घटनाएं घटी है उसको टाइम के अनुसार दर्शाया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार बताइए। ये प्रश्न किस प्रकार के? क्वेश्चन नंबर 54, जल्दी बताइएगा मित्रों। चलिए तो देखिएगा, इसका आंसर हमको लगता है आप लोगों ने सोच लिया, ज़्यादा समय नहीं देना है। ये प्रश्न किस प्रकार, निबंधात्मक है, लघु उत्तरीय है, अति लघु उत्तरीय है, वस्तुनिष्ठ है। तो ये भुजाओं के आधार पर, यानी भुजा के आधार पर कौन कौन, जैसे कि कहा गया कौन सा समबाहु त्रिभुज, आपको कहा गया कौन सा, आपको कहा गया
आपको कहा गया कौन सा त्रिभुज, जैसे इस तरह से बना दिया गया, आपको कहा गया कि चलो यह समद्विबाहु त्रिभुज। आपको कहा गया कौन सा त्रिभुज, तो आपको कहा गया विषमबाहु, एक भी नहीं मिलता है। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को बांट देना यह किस प्रकार का प्रश्न है, यह लघुत्तरीय। आप कहिएगा यह अति लघुत्तरीय क्यों होगा। यदि यहाँ ये पूछा जाता भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की संख्या कितनी है, कितनी संख्या होती है, तो अति लघुत्तरीय है। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया, कितने प्रकार होते हैं। आपको सबके बारे में कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है आवधिक परीक्षाएं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55। आवधिक परीक्षा कब ली जाती है, अधिगम के दौरान किया जाता है, पहला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी सत्र समाप्ति के पश्चात होता है। से बालकों की संपूर्ण बुद्धि एवं विकास का आकलन होता है। उत्तर हाँ या न में होता है इसका। अब देखिएगा आवधिक परीक्षा कब होता है। आवधिक को कहते हैं टर्मिनल एग्जाम, जैसे कि 1 सप्ताह पर, त्रैमासिक, 6 मासिक, अर्धवार्षिक, ये सभी जो एग्जाम होते हैं ये अब अधिगम के दौरान किए जाते हैं मित्रों। कब किए जाते हैं, अधिगम के दौरान। जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, वो पढ़ाई के दौरान ही इस प्रकार की परीक्षा होती है। सत्र समाप्ति के बाद आपके दिमाग में आएगा कि आवधिक परीक्षा तो सत्र समाप्ति के बाद भी कर सकते हैं, तो ये जवाब क्यों नहीं होगा इसका। ये जवाब इसीलिए होना होगा कि आवधिक परीक्षा जो होते हैं वह सत्र समाप्ति के बाद नहीं होती है। सत्र समाप्ति के बाद जो परीक्षा होती है उसको वार्षिक परीक्षा कहते हैं। कौन सी परीक्षा कहते हैं, वार्षिक परीक्षा कहते हैं मित्रों, है ना। लेकिन यहाँ आवधिक परीक्षा वो अधिगम के दौरान होती है। क्यों, क्योंकि 2 महीना 3 महीना पे जो आप टेस्ट लेते हैं ना, वो पूरा कोर्स में नहीं ना, कोर्स खत्म नहीं हुआ अभी तो पढ़ाई बाकी है ना, तो उसके बीच में आप टेस्ट लिए, इसीलिए इस तरह की परीक्षा क्या हुई, अधिगम के दौरान कराई जाती है। आगे बढ़ते हैं। हमारी संपूर्ण सभ्यता जो है, जो प्रकृति के उपयोग और बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद क्या है, तो ये हॉगबेन के अनुसार कहा गया था। ये तो देखना लोक दशमलव प्रणाली, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 57। लोक दशमलव प्रणाली का क्यों उपयोग किया जाता है, देखिएगा लोक दशमलव प्रणाली है क्या। पहला ऑप्शन है समय अनुसार उपागम की उपयुक्ता को बताना, सांख्यिकीकरण का संदर्भगत ज्ञान प्रदान करना, अनपढ़ व्यक्तियों द्वारा मानसिक गणित की विधि का उपयोग करना, बच्चों में इष्टमीकरण कौशल का विकास करना। अब देखिएगा लोक दशमलव प्रणाली क्या है, ये अनपढ़ व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा इसका आंसर जो है ना ये हो जाएगा अनपढ़ व्यक्ति द्वारा मानसिक गणित की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं मित्रों, इसी को लोक दशमलव प्रणाली कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर ये सारा समय अनुसार उपागम की उपयुक्ता बताना, समय अनुसार उपागम मतलब टाइम के अनुसार जो चीज़ बदलते हैं वो लोक दशमलव प्रणाली है, बिल्कुल नहीं। सांख्यिकीकरण का ज्ञान देना ये भी नहीं है। बच्चों में इष्टमीकरण क्या होता है, इष्टमीकरण कहने का मतलब है कि जब गणित का सवाल हम बनाते हैं तो उस समय हमें सवाल बनाने के 2 तरीके मौजूद होते हैं, लेकिन सब तरीका का अपना गुण और नुकसान होता है। उसके अनुसार जो बच्चा कोई एक तरीका अपना लेता है ना, उसी तरीका को इष्टमीकरण कहलाता है वह, है ना। तो लोक दशमलव प्रणाली क्या है दोस्तों, अनपढ़ व्यक्तियों की सीखने के लिए, ठीक ना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे को प्रभावशाली गणित सिखाना चाहिए, इसका तात्पर्य क्या है। बच्चे को प्रभावशाली गणित सिखाने का तात्पर्य क्या है, प्रभावशाली इफेक्टिव मैथमेटिक्स, संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृत्त करना, सीखी गई गणितीय तकनीक को समझकर उसका उचित उपयोग करना, केवल संख्याओं को हल करने की तकनीक को सीखना, है ना। और देखेंगे अगला हमारे पास गणितीय पहेली को हल करना, ठीक ना। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों को प्रभावशाली गणित सिखाने का तात्पर्य, प्रभावशाली क्या होता है, इफेक्टिव मैथमेटिक्स किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बच्चे को सिर्फ ये बता देना जोड़ घटा गुना भाग, बच्चा जोड़ करना जान गया, भागा करना जान गया, क्या यह उपयोगी मैथमेटिक्स हुआ, प्रभावशाली हुआ, नहीं। जब तक बच्चा अपने दैनिक जीवन में उसका इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक वह इफेक्टिव नहीं होगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, तो दोस्तों मित्रों मेरे भाइयों इसका आंसर हो जाएगा कि सीखी गई गणितीय तकनीक को समझकर, है ना, को समझकर क्या करना, उसका उचित उपयोग करना, जो सीखे हैं ना उसका जीवन में उपयोग करना। आगे देखेंगे, टाइम का अभाव है कुछ, इसीलिए हम लोग कुछ तेजी से निकलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 देखेंगे। बच्चों में गणना कौशल का विकास कैसे किया जा सकता है, गणना कौशल का विकास कैसे होता है, ये 4 ऑप्शन है देखिएगा। व्याख्यान विधि के द्वारा, प्रयोगशाला विधि के द्वारा, आगमन विधि के द्वारा, ड्रिल कार्य के द्वारा। एकदम लगाइएगा जल्दी से आंसर, जो नहीं लगाए, है ना। चलिए मित्रों, तो इसका राइट आंसर देखते हैं। देखिएगा इसमें एक वर्ड है, ये वर्ड जो आपके पास आया है, व्याख्या से तो गणित नहीं पढ़ा सकते, तो आप जानते हैं व्याख्या उच्च कक्षाओं के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, उच्च कक्षा के लिए,
व्याख्या उच्च कक्षा के लिए। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि ये विज्ञान शिक्षण के लिए, इसमें विज्ञान शिक्षण का कार्य कर सकते हैं, विज्ञान शिक्षण, ठीक है ना। आगमन विधि ये पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि है। इसमें क्या होते हैं, तो इसमें बच्चे स्वयं सीखते हैं, इसमें बच्चे स्वयं सीखते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है ड्रिल कार्य। ड्रिल कार्य को कहते हैं अभ्यास कार्य। ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास, अभ्यास कार्य। तो देखिएगा मित्रों, दोस्तों, भाई बहनों, यदि हम अभ्यास कराएंगे तो बच्चों में गणना का कुशलता आएगा। गणना मतलब क्या होता है, गणना मतलब जोड़ना नहीं, जोड़ना, घटाना, गुना और भाग करना, इस सब को गणना कहते हैं, है ना। जोड़, घटा, गुना, भाग, ये सभी गणना। ये कुशलता विकसित करने के लिए जितना अभ्यास करेंगे ना बच्चे को, उतना बेहतर सीखेगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, टाइम का कुछ कमी है। गणित की कक्षा में अनुपात और समानुपात का ज्ञान दिया जा सकता है किस विधि के द्वारा। देखिए मैंने अभी तुरंत बताया था, आगमन विधि से सब चीज़ का ज्ञान दे सकते हैं। विश्लेषण विधि से, गणित पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि हम लोग मानते हैं किसको, विश्लेषण विधि को। क्योंकि हम जो कक्षा में पढ़ाते हैं ना, जब शिक्षक आते हैं कक्षा में पढ़ाने के लिए, तो वह विषय को छोटे छोटे खंडों में तोड़ कर बताते हैं, विषय को छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, तोड़ कर बच्चों को बताते हैं। तो किसी भी विषय के ज्ञान को छोटे छोटे भागों में तोड़ कर बताना ही क्या होता है, विश्लेषण करना कहलाता है, उसी को विश्लेषण कहते हैं, है ना। आगमन विधि स्वयं से सीखा, विश्लेषण में शिक्षक छोटे छोटे खंडों में तोड़ कर बताए। एक सिर्फ व्याख्यान इसका नहीं होगा। तो अनुपात समानुपात बताने की सबसे बेहतरीन विधि ये डी इसका आंसर इसीलिए होगा क्योंकि सी जो है, ध्यान दीजिएगा, एक सी सिर्फ गलत है, बाद बाकी ये और ये दोनों सही है, इसीलिए इसका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है हमारे पास। निम्नलिखित कथनों में से पर्यावरण, पर्यावरण में जाते हैं। पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं। देखिएगा NCF 2005 ने पर्यावरण पढ़ाने का कुछ उद्देश्य निर्धारित किया था, है ना। उस उद्देश्य से रिलेटेड ये क्वेश्चन किया गया। क्वेश्चन देखिएगा, बच्चों को परिभाषा एवं शब्दावलियों का ज्ञान कराना, सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जिससे बच्चों में संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशल का क्या हो, विकास हो, है ना। तो पर्यावरण पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य है, देखिएगा इसमें 3 आपको दिया गया कथन, उसमें से राइट चुनना है ABC में, जल्दी से चुनिएगा। यहाँ पर 3 कथन है, इस 3 कथन से जल्दी से चुनिएगा। तो मित्रों, दोस्तों, भाई बहनों, मेरे जितने भी साथी हैं, व्यूअर्स हैं, मैं सबको बताना चाहूँगा कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि NCF ने कहा है, NCF 2005 ने, NCF का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, NCF मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, मतलब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक बच्चे को क्या सब पढ़ना है, किताब कौन कौन पढ़ना है, वो किताब में कौन कौन चीज़ पढ़ना है, इस सब चीज़ के बारे में NCF 2005 ने बताया है ना। और उसने ही यह बताया है कि पर्यावरण में परिभाषा, शब्दावली मतलब वर्ड मीनिंग, ये सब नहीं बताना है, बच्चे को खुद करके सीखने का मौका दीजिए। सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण में उत्सुकता जगाना, उत्सुकता मतलब होता है उसे जानकारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना कि अपने सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण को जाने। सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण किसको कहते हैं, अपने समाज में आसपास घूमकर अपने प्राकृतिक चीज़ों को देखकर उससे ज्ञान प्राप्त करना, ये हुआ। बच्चे को व्यवहारिक क्रियाएं करवाना, व्यवहारिक मतलब खुद से, किताबी ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान मतलब जो किताब में सीखा है उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करना। बच्चों में संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशल का विकास करना। ये मनश्चालक मतलब होता है मन के द्वारा, इसका मतलब होता है मन के द्वारा, मन के द्वारा जो हम चीज़ सीखते हैं उस मनश्चालक कौशल का क्या करना, चालक कौशल का विकास करना। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से किसके द्वारा बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है और साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। देखिएगा, आंसर लगाइएगा मित्रों, जल्दी से लगाइए। देखिएगा मित्रों, इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा, पहला है समय सारणी, दूसरा है रेलवे टिकट, तीसरा है A और B दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से किसके द्वारा बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है और अवलोकन। देखिएगा, वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया और अवलोकन करना, गौर से देखना। अवलोकन का मतलब होता है किसी चीज को गौर से देखना। अवलोकन का मतलब होता है किसी को गौर से
देखना, है ना, किसी को गौर से देखना, ठीक ना। तो ये सब कराने का हमारा मुख्य मकसद, ये सब किसके द्वारा हम बच्चे को वास्तविक चीज़ के बारे में बता सकते हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर रेलवे टिकट। क्यों होगा रेलवे टिकट? क्योंकि रेलवे टिकट में ही हम चीज़ों को एकदम सामने दिखा सकते हैं। ट्रेन नंबर कहाँ से कहाँ तक है, आप जानते हैं ट्रेन किसी स्थान पर जाती है, लेकिन रेलवे टिकट में सामने देखेगा बच्चा कि हाँ सच में या यहाँ से यहाँ तक जाता है। अब कहेगा समय सारणी, समय सारणी तो आप गलत भी बना सकते हैं, वास्तविक नहीं, आप काल्पनिक भी बना सकते हैं, लेकिन रेलवे टिकट तो वास्तविक होगा ना, कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, इसीलिए वास्तविक चीज़ के बारे में क्या हो जाएगा, रेलवे टिकट। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस अवधारणा के द्वारा बीज अंकुरण स्पष्ट किया जा सकता है? बीज को बोना, देखिएगा बीज अंकुरण सिखाना है बच्चे को, बीज कैसे अंकुरित होता है, अंकुरित मतलब कैसे पौधा बनता है, उससे कैसे जड़ तना पत्तियाँ निकलती है। तो पहले तो बीज को बोएंगे तभी तो निकलेगा, वैसे कैसे निकलेगा। अंकुरण के चरणों का अध्ययन करना, अंकुरण मतलब उससे जड़ निकल रहा है, तना निकल रहा है, इसके प्रत्येक स्टेप का अध्ययन करना। अंकुरण के चरणों का चित्र बनाना, आज कितना बड़ा बच्चा उसका चित्र बनाएगा, कल कितना बड़ा उसका चित्र बनाएगा। तो ये तीनों सही है अभी तक। डी क्या कर रहा है इनमें से सभी, तो इसीलिए राइट आंसर इनमें से सभी होगा, ये तो देखना ही नहीं है। 64 जल्दी लगाइएगा। पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल की गई है, ठन में से मतलब यहाँ उनमें से होना चाहिए, उनमें से निम्न उद्देश्यों की पूर्ति होती है। पहेलियाँ क्यों देते हैं हम बच्चे को, ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन है। सृजनात्मक चिंतन एवं उत्सुकता का विकास होता है, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होता है, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है, उपरोक्त में से सभी। पहेलियाँ देने से बच्चा सृजनात्मक चिंतन करता है। सृजनात्मक चिंतन मतलब उनके दिमाग में जब पहेलियाँ सुनता है ना, तो उनके दिमाग में नए नए चित्र उभरते हैं, उड़ता हुआ हाथी, है ना, बोलता हुआ सांप, ये सब के तो सृजनात्मक चिंतन सोचता है, उत्सुकता जगती है उसमें, जानने की इच्छा, ये होता तो कैसा होता, ऐसा होता। पहेलियाँ में ऐसी चीज़ें दी जाती हैं। तर्क शक्ति, दिमाग लगाना पड़ता है पहेली को बूझने के लिए, उसका क्या आंसर होगा। आलोचनात्मक चिंतन, यहाँ आलोचनात्मक चिंतन का मतलब, आलोचनात्मक शक्ति का मतलब क्या होगा, किसी चीज़ की अच्छाई और बुराई को जानना ही आलोचनात्मक शक्ति कहलाता है। तो पहेलियाँ देने से इन सभी चीज़ का विकास होता है, इसीलिए आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बुला चौधरी कक्षा 5 को चिड़ियाघर भ्रमण पर ले गई। उन्होंने भ्रमण पर ले जाने से पहले बच्चे को समझाया कि चिड़ियाघर में जाकर उन्हें निम्न बातों में से एक नहीं करना चाहिए। वह क्या है? यानी पर्यावरण की एक शिक्षिका है, बच्चे को चिड़ियाघर घूमने के लिए ले गई है, अब वहाँ पर ले जाने से पहले वह क्या कही, क्या नहीं करना चाहिए। 4 ऑप्शन है, जल्दी लगाइए। जानवरों को भोजन करवाना, विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता करना, अपने साथ नोटबुक और पेंसिल लेकर जाना, जानवरों का चित्र बनाना। जल्दी लगाइए। तो मित्रों, दोस्तों, साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जानवरों को भोजन नहीं कराना है, क्योंकि जब भी चिड़ियाघर लेकर जाना है ना, तो जानवर को भोजन नहीं कराना, इसलिए अपने साथ भोजन लेकर ही नहीं जाना है, बाद बाकी सब सही से कराना है। भोजन कौन खाते हैं, नोटबुक पेंसिल ये सब लेकर जाना। आगे देखते हैं। पर्यावरण शिक्षण में जब बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं तब अध्यापक पाठ को रुचिकर बना सकते हैं। किस प्रकार? आप पर्यावरण के शिक्षक हैं, आपके छात्र बढ़िया से नहीं पढ़ रहे हैं आपके विषय को, आप क्या कीजिएगा, अगला पाठ शुरू कर दीजिएगा। बच्चे को खेल के मैदान में ले जाइएगा, बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, और उपरोक्त में से कोई नहीं। जब बच्चा नहीं सीख रहा है तो हम लोग सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। सहायक सामग्री मतलब जो पढ़ाई में हमारी सहायता करता हो उसे सहायक सामग्री कहते हैं। तो जब बच्चा नहीं सीख रहा होगा तो अगला पाठ शुरू नहीं करेंगे। खेल के मैदान ले जाने से पर्यावरण नहीं सीखता है, समाजीकरण सीखता है। बहुआयामी बुद्धि, बहुआयाम मतलब आपके क्लास में हर बच्चे की बुद्धि अलग अलग है ना, कोई सुनकर सीखता होगा, कोई देखकर, कोई स्पर्श करके। इन सभी बुद्धियों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, दृश्य श्रव्य सामग्री का, है ना, क्या विजुअल लिसनिंग एड्स का, टीचिंग एड्स का हम लोग प्रयोग करेंगे, जिससे बच्चा देख भी पाएगा और सुन भी पाएगा, तो उसका ध्यान ज़्यादा आकर्षित रहेगा। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किसी क्षेत्र के भ्रमण के दौरान, किसी क्षेत्र के भ्रमण के दौरान क्या करना चाहिए, बच्चे को आनंद उठाना चाहिए, कह सकते हैं। बच्चे को ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, अपनी टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए, और दूसरों बच्चों के साथ एवं शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। ये बात एकदम सच है ना। अगला देखते हैं। अगला है, घर पर पहुंचकर अपने अभिभावकों से बात करना चाहिए और प्रश्न पूछने चाहिए। और चौथा है इनमें से सभी, है ना।
तो जब भ्रमण पर ले जाएंगे किसी क्षेत्र के भ्रमण पर, तो बच्चे को सब कुछ आनंद भी लेगा, अवलोकन भी करेगा। टिप्पणी कहने का मतलब होता है कोई कमेंट करना, इसको बोलते हैं कमेंट। यहाँ ये है सर, ये गलत है, वो गलत है, कमेंट करना, दूसरों के साथ बात करना, शिक्षक के साथ अपने अवलोकन बांटना। अवलोकन मतलब जो बच्चा देखा है ना, शिक्षक को वो बताएगा। अपने अभिभावक से भी प्रश्न पूछेगा, ये भी सही है, अपने अभिभावक से भी प्रश्न पूछेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। 68 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दावलियों का ज्ञान देना, पर्यावरण अध्ययन से पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दावलियों का ज्ञान देना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दावलियों परिभाषाओं का ज्ञान देना, दोनों तो एक ही है ना। बच्चों को अधिक से अधिक पुस्तक होना चाहिए, वहाँ पर पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करना ताकि उन्हें ज्ञान विस्तार हो सके। विद्यालय शिक्षा को बाहरी दुनिया से जोड़ना। आप बताइए पर्यावरण पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? निम्नलिखित कथनों में से पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है, बताइए। एनसीएफ 2005 ने कहा है कि विद्यालय शिक्षा को बाहरी दुनिया से जोड़ना है हमको। पर्यावरण जो क्लास में पढ़ा रहे हैं ना, सिर्फ क्लास में मत पढ़ाइए, क्लास के बाहर ले जाकर भी उसको पढ़ाइए। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रागिनी दीक्षित पर्यावरण अध्ययन 69 देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की शिक्षिका बच्चों को व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देती है। ऐसा वह इसलिए करती है, ऐसा किस लिए करती है? ताकि वे बच्चे के अनुभव संसार से जोड़ने, विमर्श और सीखने को बढ़ावा दे सके, बच्चे के विशिष्ट अनुभव को ज्ञान जान सके, बच्चों की भाषा एवं संप्रेषण कुशलता में सुधार कर सके, विषय को रुचिकर बना सके। देखिएगा, पर्यावरण कक्षा 5 की शिक्षिका है, बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव नहीं, बच्चा जो जानता है ना पर्यावरण की चीज़ के बारे में, उसको महत्व देते कि तुम बताओ क्या जानते हो, तुम बताओ क्या जानते हो। ऐसा करने से क्या होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ना ए, बच्चे के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श करने व सीखने को बढ़ावा दे रही है। बच्चा जो अपना अनुभव क्या है उससे क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उन चीज़ों को जोड़ने का आप काम कर रहे हैं, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक बच्चे को विभिन्न प्रकार के ईंधनों के विषय में जानकारी दे सकता है। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चे को ईंधन के बारे में कैसे जानकारी देगा? 4 ऑप्शन है, चित्र व चार्ट के द्वारा, ईंधन के नमूने दिखाकर, ईंधन के प्रकार पर एक लघु फिल्म दिखाकर, और ईंधन के प्रकार पर बच्चों को सूची बनवाकर। अब देखिएगा, जिन चीज़ों को बच्चा आँख से देख लेता है ना, वो चीज़ें बच्चा ज़्यादा सीखता है। अब बात यहाँ ईंधन का है, तो ईंधन को सब चीज़ का नमूना नहीं दिखा सकते हैं, हर ईंधन का। देखिए, यदि ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं तो गलत होगा। क्यों? आप पेट्रोल डीजल तो दिखा सकते हैं, चारकोल कहाँ से दिखाएगा, प्रणोदक कहाँ से दिखाएगा, और बहुत ऐसा होता है ना। वो का यूरेनियम भी ईंधन है, कहाँ से दिखाएगा यूरेनियम? क्लास में लाके नमूना नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन फिल्म तो सब जगह दिखा सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, मानचित्र के द्वारा बच्चों के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल योग्यता का विकास किया जा सकता है। मानचित्र के द्वारा क्या विकास होता है? अभिव्यक्ति करना। अगला देखते हैं, बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास होता है। स्थान, दूरी, यहाँ दूसरी को दूरी होना चाहिए, दूरी एवं दिशा की सापेक्ष स्थिति समझने की योग्यता का विकास किया जा सकता है। ड्राइंग और पेंटिंग बनाने की योग्यता का विकास किया जा सकता है। मानचित्र से क्या होता है बताइएगा? तो मानचित्र में हम लोग स्थान देखते हैं, दूरी, दिशा इत्यादि नहीं देखते हैं, मानचित्र में यही चीज़ का तो विकास होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही जवाब।